नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे HPSSC का प्रीवियस पेपर। ये जो HPSSC का प्रीवियस पेपर है, इसका आज हम पॉलिटी का सेक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे। और काफ़ी टाइम के बाद पॉलिटी का सेक्शन जो है वो डिस्कस कर रहे हैं, तो ज़रूरी है कि पॉलिटी का भी जो है वो टाइम टू टाइम रिवीजन जो है वो होता रहे। क्वेश्चन नंबर 153 से अभी हम स्टार्ट करेंगे। उससे पहले कल एक न्यूज़ आई थी। न्यूज़ क्या थी? न्यूज़ ये थी कि नया पैटर्न जो है वो किस तरह का होगा। SSC CGL के बेस पर हो सकता है या फिर किस तरह से होगा, ऑनलाइन हो सकता है। हमने भी उसके ऊपर एक वीडियो डाली थी। देखिए, पहली बात समझिए कि अभी तक वो न्यूज़पेपर पर आया था और उसमें जो है वो सिर्फ सिफारिशें जो था वो बताई गई थी। अभी ऑफिशियली कोई भी वैसी चेंजेस जो है वो नहीं बताई गई है। मैंने बार बार वीडियो में भी आपको कहा था कि ऑफिशियली जब भी वैसा होगा, कुछ भी जैसे होता है, वो आपको सारा का सारा जो है वो बताया जाएगा। और दूसरी बात कि मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि तैयारी करते रहिए। जो अभी रुक जाएगा ना, वो बहुत पीछे रह जाएगा। ये बात शायद आपको बार बार सुनना अजीब भी लगता होगा, परंतु इस बात को समझिए, क्योंकि ये बात आपको तब समझ आएगी जब एग्ज़ाम का शेड्यूल आ जाएगा। आपके पास 15, 20, 25 दिन बचे होंगे। आप एक बार भी ढंग से रिवाइज नहीं कर पाएंगे। आप चाहेंगे कि आप 2 बार 3 बार रिवीजन करें, परंतु आपके पास टाइम नहीं होगा। आपका एक बार भी रिवीजन बहुत मुश्किल से जो है वो होगा। तो रिवीजन को पीछे मत छोड़िए। मैं बार बार यही बात आपको बताना चाह रहा हूँ। और जो भी पैटर्न होगा सभी के लिए सेम होगा। अगर मान लीजिए कट ऑफ हाई जाती है, दैट मीन कि पेपर आसान था, तो वो सभी के लिए आसान था। अगर मान लीजिए कि कट ऑफ कम जाती है, तो मतलब पेपर टफ था, तो वो सभी के लिए टफ था। किसी के लिए अलग नहीं होने वाला। ये बात वो लोग बहुत अच्छे से समझते हैं जो काफ़ी टाइम से जो है वो तैयारी कर रहे हैं। और हमारे साथ जो 1,12,000 लोग जुड़े हुए हैं, ये वही हैं जो काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हैं। और जो धीरे धीरे ये जो जॉब मार्केट आप कह लीजिए, इस जॉब मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो भी धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। तो आपका मोराल हमेशा हाई होना चाहिए। आपको हमेशा जो है हाई अपना मोराल रखना चाहिए और तैयारी करते रहना चाहिए। 3 क्वेश्चन अभी स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है पॉलिटी का कि कौन सा पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो डील करता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के साथ जो पार्ट डील करता है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो है पार्ट 4। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। पार्ट 4 जो है वो डील करता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से। ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, ये 36 आर्टिकल से लेकर आर्टिकल नंबर 51 तक जो है वो आती हैं। ये आपने ध्यान रखना है। पार्ट 3 जो है वो डील करता है फंडामेंटल राइट के साथ। पार्ट 5 किसके साथ डील करता है? पार्ट 5 जो है ये डील करता है यूनियन गवर्नमेंट से। और पार्ट 6 किससे डील करता है? ये स्टेट गवर्नमेंट से जो है वो डील करता है। जो स्टेट लेवल पर गवर्नमेंट है उससे ये डील करता है। तो ये 4 के 4 पार्ट जो ऑप्शन में दिए गए हैं, सबसे पहले वो याद रखने हैं। पार्ट्स को छोड़िए, हम बात करते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो बनता है वो ये बनता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हमने किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से जो है वो ली है। तो ये हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से ली है, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से जो है वो ली है। बहुत बार पढ़ा है परंतु भूल जाता है। और हमने आयरलैंड का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से क्या हमने अडॉप्ट किया है, वहाँ से हमने जो राज्यसभा के मेंबर प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, वो भी हमने कहाँ से लिया है? आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, उसका जो मेथड होता है, वो भी आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से ही जो है वो लिया गया है। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करें तो ये 3 पार्ट में मुख्य रूप से डिवाइड है। जब आप मेंस के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो ये 3 पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक सोशलिस्टिक प्रिंसिपल आता है, एक गांधीन प्रिंसिपल आता है और एक लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल जो है वो आता है। गांधीन प्रिंसिपल ज़रूर एक बार पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। इसमें भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, वो ज़रूर ध्यान रखना, मेंस में भी लिखने के काम आएंगे। 154 क्वेश्चन देखिए। बोलते हैं, अ पर्सन हु इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन बी अपॉइंटेड एज अ मिनिस्टर बाय प्रेसिडेंट फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ। तो बोलते हैं एक ऐसा पर्सन जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, MP नहीं है, उसको मिनिस्टर अपॉइंट कर सकते हैं प्रेसिडेंट कितने टाइम के लिए। और ये टाइम मैक्सिमम से मैक्सिमम पूछा गया है। मैक्सिमम टाइम कितना हो सकता है? 6 मंथ। ऑप्शन ए सही आंसर है। 6 महीनों के लिए जो है उस पर्सन को मिनिस्टर अपॉइंट किया जा सकता है अगर कोई पर्सन MP नहीं है। मान लीजिए आप हैं, अब आप जो है MP नहीं है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है। आपको अगर प्रेसिडेंट चाहे ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ
प्राइम मिनिस्टर जो है वो मिनिस्टर जो है वो बना सकते हैं, परंतु 6 महीनों तक ही आप मिनिस्टर रह सकते हैं। अगर आपको आगे भी कंटिन्यू करना है तो उसके लिए आपको इलेक्शन लड़ने पड़ेंगे और इलेक्शन जीतने पड़ेंगे। इलेक्शन आप लोकसभा से लड़ लीजिए या फिर राज्यसभा से चुनकर आ जाइए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, परंतु आपको MP बनना पड़ेगा 6 महीने के अंदर अंदर, तभी आप जो है आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। और सिमिलर बात लागू होती है स्टेट के ऊपर भी। यहाँ पर गवर्नर जो है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ मिनिस्टर जो है वो किसी पर्सन को मिनिस्टर बना सकते हैं। जो MLA नहीं है उसको मिनिस्टर बनाया जा सकता है, उसको भी 6 महीने तक मिनिस्टर बनाया जा सकता है। उसके बाद उसको इलेक्शन लड़ना होगा अगर वो कंटिन्यू करना चाहता है। ऐसा ही एक और क्वेश्चन बनता है, आपको पता है कि प्रेसिडेंट रूल, जब राष्ट्रपति शासन जो है वो लगता है, उसके लिए दोनों हाउसेस जो होते हैं वहाँ से अप्रूवल चाहिए होता है। अप्रूवल अगर वहाँ से मिल जाता है तो 6 महीने के लिए प्रेसिडेंट रूल जो है वो लगाया जा सकता है। अब क्वेश्चन ये है, क्या इसको एक्सटेंड किया जा सकता है? तो आपका आंसर क्या होगा कि हाँ, इसको एक्सटेंड किया जा सकता है और इसको मैक्सिमम 3 सालों के लिए जो है एक्सटेंड किया जा सकता है विद द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट। और ये अप्रूवल जो है एवरी 6 मंथ में होगा, मतलब एक बार 6 मंथ का लगा, दूसरी बार 6 मंथ का लगा, तीसरी बार 6 मंथ का लगा, ऐसे ही 6 मंथ करके 3 साल तक इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। तो ये 2 क्वेश्चन आप याद रखना। एक मैक्सिमम जो प्रेसिडेंट रूल लगता है, एक बार जब दोनों हाउसेस से परमिशन मिल जाती है तो वो 6 महीनों के लिए लगता है, और इन्हीं 6 महीनों को आगे अगर एक्सटेंड करना हो तो 6 महीने करके 3 साल तक जो है वो एक्सटेंड किया जा सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे 155 क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस ओनली ऑन ग्राउंड ऑफ। तो बोलते हैं सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश को सिर्फ इन्हीं आधारों पर अपने पद से हटाया जा सकता है। देखो, अगर जो जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको अगर उनके जो ऑफिस है उससे अगर हटाना है तो क्या ग्राउंड होना चाहिए, क्या बेसिक ग्राउंड होना चाहिए? तो उसके लिए जो है प्रोवर्सी, मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, उसके लिए प्रूफ करना होगा उनका दुर्व्यवहार और उनकी असमर्थता, कि वो कैपेबल नहीं है ऑफिस को कंटिन्यू करने के लिए। तो ऑप्शन C सही आंसर है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, पहला क्वेश्चन यहाँ से ये है कि जजेस जो सुप्रीम कोर्ट के होते हैं उनको अपॉइंट कौन करता है? तो सुप्रीम कोर्ट के जज जो होते हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा जो है वो अपॉइंट किए जाते हैं। अब प्रेसिडेंट जो है वो जजेस को अपॉइंट करते हैं, और जो जज बनते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनका टेन्योर कितना होता है? उनका टेन्योर, कार्यकाल होता है 65 ईयर्स तक। ठीक है, अगर उनको रिज़ाइन करना है तो वो किसको रेजिग्नेशन देंगे अपना? वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिज़ाइन जो है अपना दे देंगे। अगर मान लो कि उनको रिमूव करना है तो कैसे रिमूव किया जाएगा? उनको रिमूव करने के लिए जो है पार्लियामेंट की रिकमेंडेशन होना जो है वो ज़रूरी है, और फिर रिमूव किए जाएंगे वो प्रेसिडेंट के द्वारा ऑन दी रिकमेंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट। और बहुत ही बेसिक कॉमन क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का इनॉग्रेशन कब हुआ था? तो इसको इनॉग्रेट किया गया था 28 जनवरी 1950 को। ये सारे क्वेश्चंस आप यहाँ से ध्यान रखें। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, यहाँ पर पूछते हैं आपसे, बोलते हैं ड्यूरिंग एन इमरजेंसी ऑल ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स आर सस्पेंडेड एक्सेप्ट। तो बोलते हैं आपातकाल के दौरान निम्न सभी मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं, सिवाय, तो जब इमरजेंसी लगती है ना तो उस टाइम सभी फंडामेंटल राइट जो हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं, परंतु 2 फंडामेंटल राइट ऐसे हैं जो सस्पेंड नहीं होते। ये 2 फंडामेंटल राइट कौन कौन से हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो पहले तो आप इसका आंसर देखिए, सही आंसर क्या है? ऑप्शन D, पर्सनल लिबर्टी, यानी कि जो व्यक्ति की स्वतंत्रता है वो जो है वो सस्पेंड नहीं होती। ठीक है, एक तो ये हो गया। एक और आर्टिकल आता है, तो दूसरा आर्टिकल आता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। मतलब इसका ये हुआ, ये आर्टिकल 20 जो है वो प्रोटेक्ट करता है उन लोगों को जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगे हुए हैं या फिर जिनका केस जो है वो कोर्ट में चला हुआ है, साधारण भाषा में अगर बात की जाए। तो आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 ये दोनों आपने ध्यान रखने हैं कि ये सस्पेंड नहीं होते जब इमरजेंसी जो है वो लगती है। और ये भी आपने ध्यान रखना है कि आर्टिकल 20 क्या है, आर्टिकल 21 क्या है। और ये जो प्रोटेक्शन दी गई है ना, ये जो प्रोहिबिशन किया गया है सस्पेंड करने का आर्टिकल नंबर 20 और 21 को, ये कौन सी अमेंडमेंट से किया गया है? ये 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जो है वो किया गया है। ये भी ध्यान रखें साथ में।
और इमरजेंसी के जो आर्टिकल हैं उनके बारे में तो आपको पता है, आर्टिकल नंबर 352 जो बात करता है नेशनल इमरजेंसी की, आर्टिकल नंबर 356 जो प्रेसिडेंट रूल की बात करता है जिसको स्टेट इमरजेंसी भी कहा जाता है, और आर्टिकल नंबर 360 जो फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करता है। सिंपली बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि आर्टिकल नंबर 360 जिसके तहत फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है वो कितनी बार इंडिया में लग चुकी है, तो एक बार भी अभी तक फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है, ये ध्यान रखना कि एक बार भी नहीं लगी है। 52 क्वेश्चन नंबर देखिए, बोलते हैं प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया वॉज, तो बोलते हैं भारत का योजना आयोग था एक, तो जब योजना आयोग होता था, प्लानिंग कमीशन होता था, तो ये किस तरह की एक बॉडी जो था वो होती थी, तो ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी जो था वो हुआ करती थी। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। प्लानिंग कमीशन का स्थान आपको पता है नीति आयोग के द्वारा जो है वो ले लिया गया है, किसके द्वारा, नीति आयोग के द्वारा। अगर हम प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग के संदर्भ में कुछ जानेंगे तो आपको क्या पता चलेगा प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग के बारे में, कि जैसे ही 2014 में मोदी सरकार जो है वो आती है तो ये एक नया एक आयोग आप कह लीजिए, इसके बनाने की बात जो है वो करती है और इसको नाम दिया जाता है नीति आयोग। ये आपने ध्यान रखना है। इससे पहले प्लानिंग कमीशन होता था। प्लानिंग कमीशन की स्थापना कब की गई थी? 1950 में इसकी स्थापना जो था वो की गई थी और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में ही होता था। फिर जब नीति आयोग आया तो नीति आयोग की स्थापना कब की गई? नीति आयोग जो था वो 1 जनवरी 2015 को जो था वो एस्टेबलाइज हुआ था। इसने यहाँ इस टाइम से काम करना जो था वो शुरू किया था। ध्यान रखिएगा, नीति आयोग भी एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की लिस्ट में जो है वो आता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है HPSSC में। नीति आयोग एक्चुअल में है क्या? देखो, नीति आयोग जो है एक थिंक टैंक है, इसका काम है सोचना, सोचने के साथ साथ ये पॉलिसी बनाता है, फिर ये डायरेक्शन भी देता है कि किस तरह से काम करना है, ये इसका मुख्य काम है। ये नीति आयोग जो है ये टेक्निकल एडवाइस भी जो है वो प्रोवाइड करवाता है, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को ही नहीं, ये स्टेट गवर्नमेंट को भी जो है वो टेक्निकल एडवाइस जो है वो प्रोवाइड करवा देता है। ये आपने ध्यान रखना है। और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में एक तो नीति आयोग आ जाता है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन आ जाता है, जो सेंटर इंफॉर्मेशन कमीशन है वो आ जाता है, लोकपाल हो गया, लोकायुक्त हो गया, CBI हो गया जिसको सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन भी कहते हैं, विजिलेंस कमीशन आप सुनते हैं, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जिसको कहते हैं, वो भी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में आता है। ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, 53 क्वेश्चन बोलते हैं यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी अपॉइंटेड बाय कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वाज हेडेड बाय। तो यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जिसको संघ संविधान समिति कहा गया, जो संविधान सभा के द्वारा नियुक्त की गई थी, बोलते हैं उसके अध्यक्ष कौन थे? तो यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जो थी इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो इस यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के जो था वो चेयरमैन थे। ऐसी कोई और कमेटी भी है क्या जिसके ये चेयरमैन थे? तो यूनियन पावर कमेटी थी एक जिसके ये चेयरमैन थे, ये आपने ध्यान रखना है। और आप सरदार पटेल के बारे में पढ़ते हैं तो सरदार पटेल जो है वो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के जो था वो चेयरमैन थे, इनके बारे में ये ध्यान रखिए। आप यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में पढ़ते हैं तो एक स्टीयरिंग कमेटी थी जिसके ये चेयरमैन थे, और एक और कमेटी थी जिसको रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी भी कहा गया। रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी जो थी उसके भी ये चेयरमैन थे। डॉक्टर BR अम्बेडकर के बारे में आप बहुत बार पढ़ते हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर जो थे वो कौन सी कमेटी के जो था वो चेयरमैन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर जो था ये ड्राफ्टिंग कमेटी के जो था वो चेयरमैन थे। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन ध्यान रखने हैं। ये 4 के 4 सदस्य और इनकी कमेटीज जिनके ये चेयरमैन थे उन कमेटीज़ को भी ध्यान रखें। इतना रिवीजन के लिए काफ़ी है। अगला क्वेश्चन देखिए, 54 क्वेश्चन नंबर बोलते हैं विच एक्ट फॉर्म द बेसिस और ब्लू प्रिंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो बोलते हैं किस अधिनियम ने भारतीय संविधान के आधार अथवा ब्लू प्रिंट का निर्माण जो था वो किया था? तो देखिए कौन सा अधिनियम था जिसने भारतीय संविधान का जो आधार था, या फिर आप उसको ब्लू प्रिंट कह लीजिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसका निर्माण जो था वो किया था? तो ये निर्माण किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1935 था, इसने जो कॉन्स्टिट्यूशन का ब्लूप्रिंट था उसको फॉर्म जो था वो किया था। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एक बार फिर से बताता हूँ कि मेंस के एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, कई बार इसके ऊपर नोट लिखने को जो है वो आ जाता है। तो बेसिक से अगर आपने 4-5 पॉइंट याद रखे होंगे तो आप इसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। अब इसने पहला क्या किया, इसने ब्लूप्रिंट जो था वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्म किया।
तो देखो, पहला तो आप इसके बारे में लिख सकते हैं कि इसने ये जो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, इसने एबोलिश किया, इसने समाप्त कर दिया डायरेक्ची को प्रोविंसेस में, और इसके स्थान पर इसने एक प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का जो था वो गठन किया था। इसने सेंटर गवर्नमेंट में डायरेक्ची अडॉप्ट करने का एक पाथवे या फिर आप रास्ता बता दीजिए कि वो बता दिया इसने कि सेंटर में जो है वो डायरेक्ची अडॉप्ट की जा सकती है। इसने जो ये जो एक्ट था 1935 का, इसके तहत ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। इसने जो फ्रेंचाइज होता है, वोटिंग राइट होता है, उसको भी एक्सटेंड कर दिया। उस टाइम सभी के पास वोटिंग राइट नहीं होता था, परंतु ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था, इसके तहत टोटल पॉपुलेशन के 10% लोगों को जो था वो वोटिंग राइट दिया गया। और इसके तहत ही जो था वो जो सेंटर और स्टेट की पावर्स डिवाइड हैं, या फिर जैसे कि फेडरल लिस्ट और प्रोविंशियल लिस्ट जो आती थी उनको जो है वो बात की। रेजिडरी पावर जो था वो इस एक्ट के तहत वाइसराय को जो था वो दी गई थी। तो ये आपने 4-5 पॉइंट याद रखने हैं। 2-3 नंबर का ये क्वेश्चन आता है, तो आप इजीली इन 4-5 पॉइंट को लिखिए, और MCQ बेस्ड क्वेश्चन भी यहाँ से सॉल्व होते हैं, और दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है अगर कुछ लिखने के लिए आपको मेंस में आ जाता है। अभी देखो, आपका मेंस है या नहीं है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप भविष्य में मेंस देने के लिए ज़रूर तैयारी कर रहे होंगे। तो अगर भविष्य के लिए तैयारी कर रहे हैं तो अभी से आदत जो है वो थोड़ी थोड़ी डाल दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद यूनियन टेरिटरी। तो बोलते हैं भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है वो राज्य क्षेत्रों या फिर संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित है, यूनियन टेरिटरी के साथ जो है वो डील करता है। तो यूनियन टेरिटरी के साथ डील करता है पार्ट नंबर 8, ऑप्शन सी सही आंसर है। हमने सभी पार्ट पढ़े थे जो ऑप्शन में पहले दिए गए थे। हमने पढ़ा था कि पार्ट 6 किसके साथ डील करता है। पार्ट 6 जो है वो डील करता है स्टेट गवर्नमेंट या फिर स्टेट लेवल की गवर्नमेंट के साथ। पार्ट 7 जो है इसको समाप्त कर दिया गया है, और पार्ट 8 जो है वो यूनियन टेरिटरी के साथ डील करता है। उसी तरह अगर आपसे पार्ट 9 पूछ लिया जाए तो ये पंचायती राज के बारे में बात करता है। पार्ट 9A ये म्यूनिसिपैलिटीज़ के बारे में बात करता है। पार्ट 9B जो है ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में बात करता है। पार्ट 10 जो है ये बात करता है शेड्यूल्ड और जो ट्राइबल एरिया हैं उन एरियाज़ के बारे में। पार्ट 11 जो है वो बात करता है जो रिलेशन है यूनियन और स्टेट के बीच में, उसके बारे में ये बात करता है। जो इम्पोर्टेंट पार्ट पूछे गए हैं एग्जाम में उसमें पार्ट नंबर 15 पूछा गया है जो इलेक्शन कमीशन से डील करता है। पार्ट नंबर 17 पूछा गया है जो ऑफिशियल लैंग्वेज से डील करता है। पार्ट नंबर 20 पूछा गया है जो अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता है। तो अभी आप कमेंट करके मुझे बताइए कि कौन सा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो बात करता है अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की, वो आप जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए, बहुत आसान है। अगला क्वेश्चन है, बोलते हैं स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन एक्ट वाज एनेक्टेड इन विच ईयर। तो बोलते हैं स्टेट जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम था किस वर्ष में अधिनियमित हुआ। तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की जब भी हम बात करते हैं तो आपने ध्यान रखना है कि इसके बारे में अलग अलग तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको एनेक्ट किया गया था 1956 में। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जो था वो 1953 में जो था वो फॉर्म किया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू उस टाइम प्राइम मिनिस्टर होते थे, तो इन्होंने अपॉइंट किया था। ये किसकी अध्यक्षता में अपॉइंट किया गया था, तो ये फजल अली की अध्यक्षता में जो था वो अपॉइंट किया गया था, और इसमें KM पानीकर भी जो था वो इनके साथ थे। और ये जो 1953 में कमीशन सेटअप किया गया था फजल अली की अध्यक्षता में, इस कमीशन ने जो था वो 1955 में अपनी रिपोर्ट जो था वो सबमिट कर दी थी, और इनको एनेक्ट या फिर इम्प्लीमेंट किया गया था 1956 में। ये भी आपने ध्यान रखना है। तो ये मत सोचना कि अलग अलग कमीशन है कोई, ये एक ही कमीशन है। 53 में अपॉइंट हुआ, 55 में इसने सबमिट कर दी रिपोर्ट, 56 में इसको इम्प्लीमेंट या फिर इनेक्ट किया गया। तो यहाँ से 3-4 क्वेश्चन जो सॉल्व होते हैं उन सभी क्वेश्चंस को ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर क्वेश्चन, बोलते हैं द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वॉज। तो बोलते हैं भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी। अभी भी जो हमारी राष्ट्रपति है वो महिला ही है, परंतु यहाँ पर जब प्रथम पूछा गया है तो प्रथम महिला राष्ट्रपति जो है वो कौन है, वो है प्रतिभा पाटिल। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। प्रेजेंटली द्रौपदी मुर्मू जो है वो पहली जो है वो महिला राष्ट्रपति प्रेजेंटली जो है वो यहाँ की इंडिया की जो है वो राष्ट्रपति है, और पहली महिला राष्ट्रपति जो थी वो थी प्रतिभा पाटिल। आपने ध्यान रखना है कि हिमाचल प्रदेश की पहली महिला गवर्नर कौन थी। हिमाचल प्रदेश की जो पहली महिला गवर्नर थी वो थी श्रीमती शीला कौल,
और आपने ध्यान रखना है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी उसकी पहली महिला प्रेसिडेंट कौन थी, वो थी एनी बेसेंट। ये ध्यान रखना है। और प्रेजेंट टाइम में आपको द्रौपदी मुर्मू का नाम तो याद ही है। तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हुए। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर लीला सेठ नाम दिया गया है। आपने कहाँ पर सुना है ये नाम? आपने लीला सेठ नाम कहाँ पर सुना है? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। 58 क्वेश्चन नंबर देखिए। 58 क्वेश्चन नंबर में बोलते हैं द ओनली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हु डाइड अब्रॉड ड्यूरिंग एन ऑफिशियल टूर वॉज। तो बोलते हैं भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री जिनकी शासकीय दौरे के दौरान विदेश में मृत्यु हुई थी। भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री है जिनकी विदेश में जो था वो मृत्यु हुई थी जब वो ऑफिशियल टूर पर जो था वहाँ पर गए हुए थे। इनका नाम आपने ध्यान रखना है कि इनका क्या नाम था। इनका नाम था श्री लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जो था ये भारत के प्राइम मिनिस्टर थे जब ये ऑफिशियल दौरे पर जो था वो गए हुए थे, और जिस दौरान जो था इनका निधन जो था वो हो गया था। ये आपने ध्यान रखना है। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हु डाइड आउटसाइड इंडिया, तो आउटसाइड इंडिया लाल बहादुर शास्त्री ही आएगा। ऑप्शन में नहीं दिया गया है तो ऑप्शन डी सही आंसर हो गया, नन ऑफ दीज। अगर आप बात करते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी की, ये देखो लाल बहादुर शास्त्री की अगर हम बात करें तो ये इनका देहांत हुआ कहाँ पर था, पहले आपको ये पता होना चाहिए। इनका देहांत जो था ताशकंद में हुआ था। ताशकंद उज्बेकिस्तान में जो था इनका देहांत हुआ था, और 1966 में जो था वो इनका देहांत हुआ था। ये आपने ध्यान रखना है। अगर इनके बारे में आप कुछ और जानेंगे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है, तो इनको मैन ऑफ पीस भी जो है वो कहा जाता है। इन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान, ये भी इन्होंने नारा दिया था। आपको पता है जब इंडिया में एक टाइम जो था वो ऐसा आया था जब खाने के लिए बहुत क्राइसिस थी, तो उस टाइम इन्होंने कहा था, लोगों से अपील की थी इन्होंने कि आप अपना एक टाइम का मील जो है उसको स्किप कर दीजिए, एक टाइम का भोजन मत खाइए। और ये इन्होंने ऐसे ही नहीं कहा था, इन्होंने पहले खुद इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था अपने ऊपर, तब इन्होंने लोगों से आग्रह जो था वो इस बात को लेकर किया था। इनका जन्म कब हुआ था? हम अक्सर ध्यान रखते हैं कि महात्मा गांधी, तो इनका जन्म भी 2 अक्टूबर को ही जो था वो हुआ था 1904, वाराणसी उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री को जो है वो भारत रत्न अवार्ड भी दिया गया जा चुका है, और मरणोपरांत इनको दिया गया था 1966 में ही दे दिया गया था। 1966 में ही इन्हें भारत रत्न दे दिया गया था। जब 1965 में इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हुआ था तो उस टाइम भी यही जो था यहाँ के प्राइम मिनिस्टर जो था वो हुआ करते थे। जहाँ पर इनकी समाधि है उस स्थान को विजय घाट के नाम से जो है वो जाना जाता है। ये सारे क्वेश्चंस आप इनके बारे में ध्यान रखिए, ये इम्पॉर्टेंट है इनके बारे में सारे के सारे क्वेश्चंस। और हाँ, अगर टेलीग्राम पर अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो वहाँ पर जुड़ जाइए। आने वाली हर एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आपको वहाँ पर हम देते रहते हैं। टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए अपना टेलीग्राम ओपन करना, वहाँ से सर्च करना @tollexam31, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। तो यहाँ पर जुड़ जाइए अगर नहीं जुड़े हैं। इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।